कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है? आप लोग कहाँ से इस स्टोरी को देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस कड़ाके की ठंड में ब्लैंकेट में छुपे हुए चाय की चुस्की लेते हुए कहानी के बोनस पार्ट का आनंद आप लोग लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आने वाली है, तो उस दिन मैं आप लोगों के लिए बोनस पार्ट ज़रूर लाऊंगी। लेकिन हमारे यूपी में बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है, तो मुझे भी तो थोड़ी एनर्जी चाहिए जो मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट से मिलती है। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे एनर्जी बूस्टर अपने प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट बॉक्स को भरने के लिए। अंगद की बात सुनकर स्नेहा ने अंगद की तरफ देखते हुए पूछा, ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं अंगद जी? मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझी। अंगद हंसा और बोला, तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, तुम्हें बातों में उलझा रहा था। और अगर तुम अब सच में मेरी बातों में उलझ गई हो तो प्लीज़ मुझे ऑफिस जाने की परमिशन दे दो ना वाइफी। अगर तुम मुझे परमिशन नहीं दोगी तो मैं नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज़ मैं खुद तो हर्ट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। उसकी इस बात पर स्नेहा का दिल जोरों से धड़क उठा था। वो अपनी आंखों में नमी लिए हुए बोली, मैं आपको ऑफिस जाने से नहीं रोक सकती अंगद जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ये जानती हूँ कि आप अपना काम ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अब कोई तकलीफ़ आपको ना हो, क्योंकि आपको तकलीफ़ होती है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में बेहद प्यार झलक रहा था और उसकी आंखें भी बहुत कुछ कह रही थी। अंगद ने भी अपनी पलकें झपकाई और बोला, जानता हूँ, इसलिए आई प्रॉमिस अब मैं खुद को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। अब तो बारी दूसरों की है। उसकी इस बात पर स्नेहा एक बार फिर से हैरान हुई, लेकिन अंगद तुरंत उसका ध्यान भटकाते हुए बोला, अच्छा आप जाओ और जाकर मुझे ऊपर से मेरा लैपटॉप ला कर दो, तब तक मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी बात पर स्नेहा ने सिर हिला दिया। वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और अब अंगद बाहर की तरफ। उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो फिर भी बाहर जा रहा था। स्नेहा पलटकर उसकी तरफ देख रही थी। अंगद को तकलीफ में देखकर उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो अंगद का सहारा बन सकती थी, पर उसे बेबस महसूस बिल्कुल नहीं करवा सकती थी। ये सोचते हुए उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और वो ऊपर की तरफ बढ़ गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो नीचे आई। उसने अंगद को उसका लैपटॉप दिया और फिर अंगद बड़े ही प्यार से उसका माथा चूमकर वहाँ से चला गया। स्नेहा मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आई। तभी धीरज जी बाहर की तरफ जा रहे थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए स्नेहा के कदम रुक गए। अभी अंगद ने जिस तरह से सबके सामने ही उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था, वो सब सोचते हुए उसे शर्म आने लगी और उसने अपनी नज़रों को झुका लिया। लेकिन तभी धीरज जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, हमेशा खुश रहो बेटा। ये बोलकर वो बाहर चले गए और स्नेहा के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। वो आगे की तरफ आई तो अब शारदा जी उस पर हंस रही थी। उन्हें हंसते हुए देख स्नेहा ने हल्का सा मुंह बनाया और बोली, हंस क्यों रही हैं आप सासू माँ? शारदा जी हंसते हुए बोली, हंसू नहीं तो और क्या करूं? तनुश्री के जाने के बाद मेरा अंगद बिल्कुल खड़ूस सा हो गया था, लेकिन तुमने तो उसे एकदम बच्चा बना दिया है। बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करने लगा है वो। मैं तो ये सोच रही हूँ, जब तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस इस दुनिया में आ जाएगी तो तुम किस किस को संभालोगी? संगम को, अपनी लिटिल प्रिंसेस को, या फिर अपने बच्चों जैसे अंगद जी को? उसकी बात पर अब स्नेहा भी हंस पड़ी थी। उसने शारदा जी को देखते हुए कहा, मुझे अंगद जी को फ़ोन करके पूछना है कि वो ऑफिस पहुँचे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अंगद इस वक्त एक घर के बाहर खड़ा था। बाहर उसकी गाड़ी पार्क थी और अब वो इस घर के अंदर की तरफ झांकने लगा। दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो सीधा अंदर की तरफ आया। ये उसी ड्राइवर का घर था जिस ड्राइवर ने अंगद का एक्सीडेंट किया था। अंगद उसका नाम पुकारते हुए बोला, योगेंद्र, योगेंद्र। उसका नाम लेते हुए ही वो अंदर की तरफ आया। जैसे ही उसने अंदर वाले कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक पल के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने योगेंद्र की लाश पड़ी थी। उसके पेट में किसी ने चाकू घोंप रखा था।
उसे यूं देखकर अंगद कुछ पल तो रिएक्ट ही नहीं कर पाया कि उसे करना क्या है। वो अंदर की तरफ आया। उसने नीचे झुककर योगेंद्र की नाक के पास अपनी 2 उंगलियां रखी, जहां उसकी सांसें बिल्कुल रुकी हुई थी। अगले ही पल वो वापस ऊपर की तरफ उठा और उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर एक कॉल किया। वो कॉल उसने किसी और को नहीं, इंस्पेक्टर को किया था। अगर योगेंद्र के मौत के बारे में वो पुलिस को नहीं बताता और खुद से उसकी लाश को ठिकाने लगाता तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती थी। और वैसे भी उसे योगेंद्र के बारे में सब कुछ पता लगाना था। उसने इंस्पेक्टर को यहाँ पर आने के लिए बोल दिया था और कुछ ही देर में इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँच भी गए थे। योगेंद्र की हालत देखते हुए इंस्पेक्टर बोले, लगता है अभी थोड़ी देर पहले ही इसका मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है मिस्टर मित्तल, किसने किया होगा इसका मर्डर? और आप इसे कैसे जानते हैं? अंगद ने एक गहरी सांस ली और बोला, एक्चुअली 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरा एक्सीडेंट इसी के ट्रक से हुआ था। मतलब मैं इसके ट्रक से टकराने वाला था, लेकिन बाद में मेरी टक्कर वहाँ एक पेड़ से हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाने की साजिश रची थी और ये इंसान उस साजिश में शामिल था। मैं बस यही पता लगाने आया था कि क्या वो एक्सीडेंट प्लान करने में इसने किसी की हेल्प की थी। इंस्पेक्टर जल्दी से बोले, आपके साथ इतना कुछ हो गया मिस्टर मित्तल और आपने हमें बताया तक नहीं। अगर आप हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देते तो हम खुद से उस इंसान तक पहुंच जाते और शायद इसकी जान बच जाती और साथ में पता चल सकता था कि आपके खिलाफ किसने क्या प्लानिंग की। खैर कोई बात नहीं, अब भी हम पता लगवा सकते हैं। आप बस हमें थोड़ा वक्त दीजिए। अंगद ने अपना सिर हिलाया और योगेंद्र की लाश की तरफ देखने लगा। उसकी नज़र उस चाकू पर थी जो योगेंद्र के पेट में लगा हुआ था। उसके दिमाग में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा था। अगर किसी ऐसे इंसान ने योगेंद्र का मर्डर किया होता जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता तो शायद वो उसे यूं चाकू से नहीं मारता। उसके पास उसका अपना रिवाल्वर हो सकता था, लेकिन चाकू से मारना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जी का बदन पूरी तरह पसीने से भरा हुआ था। इस वक्त वो गाड़ी में बैठी थी और बुरी तरह से कांप रही थी। वो अपनी आंखों से योगेंद्र की हालत देखकर आई थी। योगेंद्र दर्द में तड़प रहा था। उसके पेट पर चाकू लगा हुआ था और वो अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा था। लेकिन वो चाकू सुमित्रा जी ने उसे नहीं मारा था और वो खुद भी नहीं जानती थी कि योगेंद्र को किसने मारा। वो तो जब योगेंद्र के पास पहुंची तो योगेंद्र ऑलरेडी ज़मीन पर लेटा हुआ दर्द से तड़प रहा था। उनके होश उड़े हुए थे और ड्राइवर अब उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप ठीक तो है ना मैडम? सुमित्रा जी तुरंत बोले, हाँ ठीक हूँ। तुम एक काम करो, तुम बस मुझे यहीं उतार दो, बाकी मैं आगे का देख लूँगी। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। सुमित्रा जी ने उसे पैसे दिए और वो ड्राइवर वहाँ से चला गया। सुमित्रा जी जब भी योगेंद्र से मिलने जाती थी तो अपनी गाड़ी में नहीं जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मित्तल मेंशन में जितने भी ड्राइवर हैं वो सारे अंगद के वफादार हैं। ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। अब उन्होंने अपने ड्राइवर को वहां पर बुलाया और फिर गाड़ी में बैठकर मित्तल मेंशन के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अंगद अभी भी योगेंद्र के घर में खड़ा था। तभी उसके फ़ोन पर स्नेहा का कॉल आया। अंगद इस वक्त स्नेहा का कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि स्नेहा को ऐसा लगे कि वो ऑफिस में नहीं है, लेकिन अगर उसका कॉल रिसीव नहीं करता तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती। इसलिए उसने थोड़ा साइड में आकर स्नेहा का कॉल रिसीव किया। वो बड़े ही प्यार से बोला, हेलो। स्नेहा की सामने से आवाज़ आई, कहाँ हैं आप? अंगद बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, अपने केबिन में हूँ जान, काम कर रहा हूँ। तुम बताओ, मेरी याद आ रही थी क्या जो फ़ोन किया? स्नेहा मुस्कुराकर बोली, हाँ याद आ रही थी, लेकिन याद आने के बाद मैंने आपको फ़ोन ही नहीं किया, बल्कि आपसे मिलने के लिए सीधा आपके ऑफिस चली आई। फ़िलहाल आपके केबिन में बैठी हूँ, लेकिन मुझे तो आप यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे ही उसने कहा अंगद के होश उड़ गए। उसकी बीबी ने उसे पूरी तरह से आउट कर दिया था। वो जल्दी से बोला, वो एक्चुअली बाहर। स्नेहा की अब गुस्से भरी आवाज़ आई, मैं आपके ऑफिस में नहीं हूँ अंगद जी, बस मुझे पता लगाना था कि आप ऑफिस हैं या नहीं हैं। आपने मुझसे झूठ बोला अंगद जी, क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? उसकी बात पर अब अंगद के चेहरे पर परेशानी और भी ज़्यादा झलकने लगी थी। उसने अपने उंगलियों को अपने माथे पर रखा और हल्का सा अपने माथे को रब करते हुए बोला,
आई एम सो सॉरी जाना, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। स्नेहा, लेकिन इतना यकीन रखो मुझ पर कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे कुछ पता लगाना था, उसी के चक्कर में मैं बाहर आया हूँ, पर अभी थोड़ी देर में ऑफिस चला जाऊँगा। स्नेहा तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, अब आप ऑफिस नहीं जाएंगे बल्कि सीधा घर आएंगे। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका, और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप मेरा दिल नहीं दुखाएंगे। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंगद अपने फ़ोन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बीबियाँ इमोशनल ब्लैकमेल तो बहुत अच्छी तरह से कर लेती हैं, काश मुझे भी ये चीज़ करनी आती। ये बोलकर वो खुद ही हंसने लगा था। उसने इंस्पेक्टर को फ़ोन पर बात करने के लिए कहा और फिर खुद वहाँ से निकल गया। इंस्पेक्टर ने भी योगेंद्र की लाश को एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। वहीं अंगद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सोच रहा था कि योगेंद्र का मर्डर किसने किया है। वो उसके बारे में कैसे पता लगाए, क्योंकि वो पुलिस के भरोसे नहीं बैठा रह सकता था। ऐसा नहीं था कि पुलिस अपना काम नहीं करने वाली थी। जिस मैटर में अंगद इन्वॉल्व हो वो काम स्पीड से होने वाला था, लेकिन अंगद पुलिस से भी ज़्यादा स्पीड से काम कर सकता था। उसने अब अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल किया। कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर 5 मिनट बाद ही उसकी गाड़ी मित्तल मेंशन के पार्किंग एरिया में रुकी। उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां सुमित्रा जी की गाड़ी आकर रुकी थी और अब वो भी गाड़ी से बाहर निकली थी। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा नर्वस और परेशान नज़र आ रही थी। उन्हें देखते हुए अंगद के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। सुमित्रा जी सीधा घर के अंदर जाने लगी। उन्हें जब भी अंगद मिलता था तो वो उसे सुनाए बिना नहीं रहती थी, लेकिन आज तो उन्होंने अंगद को एक नज़र देखा तक नहीं। जैसे ही वो अंगद को क्रॉस करने लगी, अंगद उन्हें रोकते हुए बोला, क्या बात है चाची जी, बहुत ज़्यादा जल्दी में लग रही हैं आप। किसी कंपटीशन से आई हैं या फिर किसी कंपटीशन में जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ड्रामा से आ रही हैं आप? आई मीन कोई मूवी देखकर। वो मूवी जो किसी मर्डर पर बेस्ड हो। आई मीन काफ़ी डरी सहमी हुई लग रही है ना आप? तो बस यूं ही पूछ रहा था। जैसे ही अंगद ने सुमित्रा जी से ये सब पूछा, सुमित्रा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी और अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंगद को देख रही थी। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाला और गुस्से से बोला, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही सवाल करने लगे हो? इतना तो एक इंसान अपनी बीवी से सवाल नहीं करता जितना तुम मुझसे करने लगे हो। जाओ और जाकर अपनी मॉम से सवाल पूछो, अपनी बीवी से पूछो कि वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, वो कौन सी मूवी देखती है और कौन सी नहीं। अगर मुझे किसी के सवालों का जवाब देना होगा तो मैं अपने परिवार वालों के सवालों का दूंगी। तुम मेरे परिवार में नहीं आते। अंगद मुस्कुराया और बोला, वो तो कहने की बातें हैं चाची जी, ये तो आप भी जानती हैं कि आपके परिवार का मुख्य सदस्य, आई मीन सबसे प्यारा और सबसे दुलारा सदस्य ही मैं हूँ। तभी तो देखिए, मैं छोटा होकर भी एक तरह से इस फैमिली का हेड हूँ। और ये भी याद रखिएगा कि मेरी फैमिली पर मेरी नज़र भी पूरी तरह से है। उसके हर एक मेंबर पर मेरी नज़र अच्छे से बनी हुई है। कब कौन कहाँ आता जाता है, कौन सी मूवी देखता है, ये सब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। उसकी बातों पर सुमित्रा जी की हालत अब और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। वो गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर की तरफ चली गई, क्योंकि अब वो अंगद से और बहस करने की हालत में भी नहीं थी। वहीं अंगद दांत पीसते हुए बोला, आप इतना गिर जाएंगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था चाची जी। नहीं, अब आपको चाची जी कहना गलत होगा। आप किसी रिश्ते के लायक ही नहीं है, लेकिन आपका ये जो असली चेहरा मैंने देखा है वो बाकी सबको भी तो देखना चाहिए। सबको आपकी हकीकत पता लगनी चाहिए। मैं चाहता था कि इस घर का बंटवारा ना हो और आप जिद पर अड़ी थी कि आप इस घर का बंटवारा करवा कर रहेंगी, लेकिन अब आपने अपना ही रास्ता मुश्किल कर लिया है, क्योंकि अब मैं अपने परिवार को दो हिस्सों में नहीं बंटने दूंगा, बल्कि जो हिस्सा पूरी तरह से गल गया है और खराब हो गया है उसे जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा झलक रहा था। वो भी अंदर की तरफ आया। जैसे ही वो अंदर आया उसकी नज़रें हाल में इधर उधर घूम रही थी। उसे स्नेहा की तलाश थी। तभी शारदा जी को वही फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर अंगद की तरफ देखते हुए बोला,
जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अपने रूम में है और तुमसे बहुत नाराज भी है। सोच समझकर जाना उसके पास, कहीं उसका गुस्सा देखकर डर मत जाना। उनकी बात सुनकर अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो तुरंत बोला, अंगद मित्तल किसी के गुस्से से नहीं डरता, और मेरी बकबक क्वीन वो तो प्यारी है, उसे तो गुस्सा करना भी नहीं आता। उसके गुस्से से ही क्या डरना मॉम। ये बोलकर वो खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो शारदा जी झट से बोली, मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? अंगद ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना सिरनामे हिला दिया। वो धीरे धीरे ही सही लेकिन खुद से सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आया और फिर दरवाजे पर खड़े होकर खुद से बोला, हे भगवान बचा लेना मुझे। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लेकिन बीवियों से तो पूरा पति समाज डरता है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ झांक कर देखा तो स्नेहा जो बेड पर बैठी थी। अगले ही पल उसने वहां रखा हुआ कुशन उठाया और गुस्से से अंगद की तरफ फेंका। अंगद को वो कुशन बिल्कुल भी नहीं लगा था, लेकिन वो फिर भी दर्द से आह भरते हुए बोला, एक तो वैसे ही पति की हड्डियां टूटी हुई है और ऊपर से पत्नी उस पर और भी ज़्यादा अत्याचार कर रही है। अब इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? स्नेहा ने गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोली, अच्छा मैं आप पर अत्याचार कर रही हूँ, और जो आप कर रहे हैं खुद के साथ उसे आप क्या नाम देना चाहेंगे? आपने मुझसे कहा था कि आप सिर्फ ऑफिस जाएंगे, लेकिन आप ऑफिस तो गए और भी ना जाने कहाँ कहाँ होकर आए हैं। ऐसी भी क्या ज़रूरत थी अंगद जी, जो आपको इस हालत में भी चैन नहीं आया? बताइए मुझे, कहाँ गए थे आप? उसके सवाल पर अंगद हैरान हुआ। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो स्नेहा को क्या ही जवाब दे। सच वो उसे बता नहीं सकता था और झूठ स्नेहा तुरंत पकड़ लेती थी। स्नेहा अब उसके पास आ गई थी। उसने अंगद के पैरों की तरफ देखा और रुआंसी होकर बोली, आपको सच में लगा क्या? ये बोलते हुए उसकी आंखों में आखिर आंसू आ ही गए थे। उसकी बात पर अंगद ने तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर पूरी तरह से लग रहे हैं और मुझे तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं। अगर तुम चाहती हो कि मुझे और तकलीफ ना हो, इसलिए चुपचाप रोना बंद करो। ये बोलते हुए उसने खुश स्नेहा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों के बहते हुए आंसू साफ करने लगा। स्नेहा तुरंत उसके सीने से लगते हुए बोली, आपको पता है अंगद जी, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। मैं जानती हूँ आप अपना ख्याल रख सकते हैं। अगर आप कहीं पर गए होंगे तो सोच समझ कर ही गए होंगे। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो हर बार कहीं जाएंगे तो मुझसे पूछ कर ही जाएंगे। लेकिन मेरा दिल बेचैन हो रहा था अंगद जी, पता नहीं क्यों मन को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि कहीं आपको कुछ हो। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। वो ऐसा कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी। अंगद उसकी बेचैनी को समझ सकता था। उसने कई बार अपनी मॉम की बातों को सुना था। जब धीरज जी बाहर होते थे तो शारदा जी कई बार परेशान हो जाती थी। क्या सच में ऐसा होता है कि पति किसी भी प्रॉब्लम में हो या फिर कहीं पर फंसे हो तो बीवियों को खुद ब खुद एहसास हो जाता है, उसका दिल बेचैन होने लगता है? उसने स्नेहा को राहत देने के लिए उसका माथा बड़े ही प्यार से चूमा और बोला, आई एम सो सॉरी जान, लेकिन मैं जहाँ भी गया था वहाँ मेरा जाना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं वहाँ पर गया था। पर अब आई प्रॉमिस कि अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। स्नेहा ने मुंह बनाया और बोली, रहने दीजिए रहने दीजिए, बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे कि आप अपने ऑफिस के बिना रह ही नहीं सकते हैं। अभी तो मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन कल सुबह होते ही ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगेंगे तब तो आपको याद भी नहीं आएगा कि आपने मुझसे कोई प्रॉमिस भी किया है। उसकी बात पर अंगद मुस्कुराया और बोला, तो प्रॉमिस थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैंने तो बस इतना कहा है कि अगर तुम कहोगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। और मुझे पता है मेरी बीबी मुझे रोकेगी नहीं। वो जानती है कि मेरा काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। स्नेहा ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई थी और अंगद का दिल जोरों से धड़क उठा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और फिर अचानक ही अंगद ने स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखा और अंगूठा से उसके लबों को सहलाते हुए उसके चेहरे पर झुक गया। स्नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर दूसरे ही पल अंगद उसे किस करने लगा। उसने भी धीरे धीरे अपने लबों को खोला और फिर अंगद को पूरी तरह से रिस्पॉन्स देने लगी
और फिर अंगद ने अपना हाथ पीछे की तरफ करते हुए दरवाज़ा बंद किया और स्नेहा को किस करते हुए उसे पीछे की तरफ ले जाना शुरू किया। स्नेहा का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि अंगद उसे बिस्तर की तरफ लेकर जा रहा था। और फिर बिस्तर के पास आने के बाद अंगद ने स्नेहा को छोड़ा। स्नेहा ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली और तुरंत अंगद के सीने से लग गई। अंगद ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और फिर बड़े ही आराम से उसे बिस्तर पर लिटाया। स्नेहा उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, हमें थोड़ी देर में नीचे जाना है अंगद जी, डिनर के लिए सब लोग वेट करेंगे। अंगद उसे देखते हुए बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा तुम्हें खाने का मन कर रहा है। स्नेहा ने अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबाते हुए अपनी नज़रों को एक बार फिर से झुका लिया था और अंगद बिना उसके कुछ कहे उसके दिल की बात समझते हुए उसकी गर्दन पर झुका और वहाँ पर उसे हल्का हल्का चूमने लगा। स्नेहा की सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जी अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उनके चेहरे पर अभी भी पसीना नजर आ रहा था। वो सोच रही थी कि योगेंद्र को मारा तो मारा किसने। अंगद की बातें सुनने के बाद उन्हें अंगद पर शक हो रहा था, लेकिन अगर अंगद को कुछ भी पता होता तो वो चुप नहीं रहता। योगेंद्र को मारने वाला कोई और है, लेकिन कोई और योगेंद्र को क्यों मारेगा? आखिर योगेंद्र को मारा किसने? अभी वो बोल ही रही थी कि बेड पर रखा हुआ उनका फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन की तरफ देखा। एक अननोन प्राइवेट नंबर से कॉल आ रही थी। पहले उन्होंने ये सोचा कि शायद कोई कंपनी वाला होगा, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने तेज़ी से वो फ़ोन रिसीव कर लिया। सामने से आवाज़ आई, यही सोच रही हो ना कि योगेंद्र को किसने मारा? जैसे ही सुमित्रा जी ने ये बात सुनी उनके होश उड़ गए। अब वो जल्दी से बालकनी की तरफ भागी। वो बालकनी में आकर बोली, तुम्हें तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? कौन हो तुम? क्या तुमने योगेंद्र को मारा है? देखो तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सामने से आवाज़ आई, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे अंगद मित्तल की बर्बादी चाहिए। या तो वो जिंदा रहे लेकिन मौत से भी बदतर जिंदगी जिए, या फिर वो मेरे सामने तड़प तड़प कर मर जाए। इन दोनों में से कुछ भी चलेगा। उस आदमी की बातें सुनते हुए सुमित्रा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मतलब कोई और भी था जो अंगद से इस कदर नफरत करता था। अब उनके चेहरे पर सातिन मुस्कुराहट तैर गई थी। वो जल्दी से बोले, मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद कर सकती हूँ। वैसे भी पहले भी बहुत कुछ कर चुकी हूँ मैं उस संगत के साथ, और अगर तुम मेरा साथ दे रहे हो तो अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सामने से अब आवाज़ थोड़ी सख्त हुई, मज़ा तो तब आएगा जब तुम अपना काम ढंग से करोगी। अंगद योगेंद्र तक पहुँच गया था। अगर मैं उसे 2 मिनट पहले ख़त्म नहीं करता तो अब तक तुम्हारी गर्दन अंगद के हाथ में होती। सुमित्रा जी चौंकते हुए बोली, मतलब? सामने वाला एक बार फिर से बोला, मतलब यही कि अंगद को योगेंद्र के बारे में पता चल चुका था। वो आज उसके घर गया था, लेकिन वो उसके घर पर पहुंचता उससे पहले ही योगेंद्र का काम तमाम हो चुका था। तुमने तो देखा ही होगा। उसकी बात पर सुमित्रा जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अब उन्हें समझ में आया कि अंगद की बातों का मतलब क्या था जो उसने उनके साथ पार्किंग एरिया में की थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, मतलब अंगद को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया? वो शख्स अब थोड़ी सी गहरी आवाज़ में बोला, बिल्कुल भी नहीं, अभी उसे सिर्फ तुम पर शक है, उसे कुछ पता नहीं चला। लेकिन डोंट वरी, मैं पता चलने भी नहीं दूंगा। सुमित्रा जी अब खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच, तुमने बचा लिया मुझे। ये बोलते हुए अचानक ही उनके दिमाग में एक ख्याल आया। तभी सामने से आवाज़ आई, ठीक है, जल्दी ही मैं तुमसे मिलता हूँ। सुमित्रा जी तुरंत बोली, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आखिर तुम अंगद को बर्बाद होते हुए क्यों देखना चाहते हो? ऐसी क्या दुश्मनी? वो बोलती रह गई, लेकिन सामने से कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। सुमित्रा जी ने गुस्से से मुंह बनाया और बोली, बड़ा ही बदतमीज इंसान है। ये बोलते हुए अब वो मुस्कुराई और दोबारा बोली, लेकिन जो भी हो, अंगद का दुश्मन है तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। एक तरफ इसने मुझे अंगद के हाथ आने से बचा भी लिया और दूसरी तरफ अब ये मेरा साथ भी देगा। मेरा कोई अपना बेशक से मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन बाहर वाले तो मेरा साथ दे रहे हैं ना। अब तुम देखते जाओ अंगद, तुम्हारा तो मैं क्या हाल करूँगी, और साथ ही मैं तुम्हारी उस बीबी का भी।
मेरे साथ बदतमीजी की थी ना उसने। बड़ी आई पतिव्रता पत्नी अपने पति के लिए आवाज़ उठाने वाली। अगर उसकी आंखों के सामने तुम्हें तड़पा तड़पा कर नहीं मारा तो मैं भी सुमित्रा मित्तल नहीं। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर सातिर एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ अंगद और स्नेहा का कमरा। अंगद की करीबी महसूस कर स्नेहा के पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। और अब जैसे ही वो आगे बढ़ता, स्नेहा ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, रहने दीजिए ना अंगद जी, अभी हमें डिनर के लिए जाना है। अंगद ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन मेरा तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है जान। जैसे ही उसने कहा, स्नेहा का मन किया कि वो पूरी तरह से अंगद की बाहों में सिमट जाए, उसके सीने से इस तरह से लग जाए कि दोबारा कभी अलग ही ना हो। लेकिन वो जानती थी कि उनका नीचे जाना जरूरी है, वरना शारदा जी बेचैन रहेंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपका मन कब नहीं होता अंगद जी, लेकिन फिलहाल आप अपने मन को थोड़ा सा संभाल कर रखिए। उसकी बातों पर अंगद भी मुस्कुराया। वो ऊपर की तरफ उठा और बड़े ही प्यार से उसने स्नेहा को भी अपने साथ उठाया। स्नेहा एक पल के लिए उसके सीने से लग गई। अंगद का हाथ उसकी पीठ पर था। अब वो अपने हाथ से उसकी पीठ को सहलाने लगा था। स्नेहा के एक बार फिर से रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन दोनों ने खुद को संभाला और अच्छे से अपना हुलिया सुधार कर वो दोनों नीचे की तरफ आए। नीचे संगम पिया के साथ गेम्स खेल रहा था। उसे देखकर वो दोनों मुस्कुराए तो संगम भी अब उनके पास आ गया। सब लोग एक एक कर डाइनिंग टेबल पर बैठे। शारदा जी स्नेहा की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा एकदम खिला हुआ था। वो उसे देखकर मुस्कुराई और फिर अगले ही पल उसके पास आ गई। स्नेहा चौंक गई क्योंकि शारदा जी यूं ही उसके सामने खड़ी थी और अब शारदा जी ने अपनी आंख से थोड़ा सा काजल लिया और स्नेहा के कान के पीछे लगाते हुए बोले, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, यूं ही हमेशा खुश रहो। उनकी बात पर स्नेहा का चेहरा जैसे और भी ज़्यादा खिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाँद चांदनी रात में चमक रहा हो। बाग में खिला एक खूबसूरत फूल दूर दूर अपनी खूबसूरती बिखेर रहा हो। पर जैसे देखने वाले की नज़रें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, वहाँ पर वो लोग भी थे जो स्नेहा को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। लेकिन वो भी थे जो स्नेहा को कड़वी नज़रों से देख रहे थे, और वो कोई और नहीं, सुमित्रा जी ही थी, जो बिल्कुल स्नेहा के सामने बैठी थी। पिया स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, अब तो आप खुश होंगी ना भाभी, जब आप नई नई शादी कर इस घर में आई थी तो आप कितनी मायूस रहती थी, लेकिन अब तो अंगद भाई आपको एकदम खुश रखते हैं। स्नेहा का चेहरा शर्म से और भी ज़्यादा लाल होने लगा। तभी संगम बोला, मेरे डैड तो है ही ऐसे, वो जिससे भी प्यार करते हैं उसे बहुत खुश रखते हैं। वो मुझे भी बहुत प्यार करते हैं तो मैं भी सारा दिन खुश रहता हूँ। और अब वो स्नेहा माँ से भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो भी खुश रहती हैं। स्नेहा का हाल पहले ही खराब हो रहा था और जब बाकी की कसर संगम ने पूरी कर दी थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और उसे घूरते हुए बोली, कल आपका टेस्ट है ना, आपने तैयारी की है या नहीं? कल पिया बुआ आपको पढ़ा रही थी ना, जल्दी बताओ मुझे, आप अपने टेस्ट के लिए रेडी हो या नहीं? संगम तुरंत बोला, ओफो स्नेहा माँ, आप मेरे टेस्ट की टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे फुल मार्क्स आएंगे। मैंने एंजल को बोल दिया था, वो अच्छे से अपना टेस्ट प्रिपेयर करके आएगी, और वो है तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब संभाल लेगी। उसकी बात सुनकर स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई थी। मतलब बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। वो अब उसे गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो संगम बेटा, मुझे लगता है अब मुझे ही आपको हॉस्टल में डालना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर संगम हंसने लगा और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता स्नेहा माँ, क्योंकि आपने तो डैड को भी मुझे हॉस्टल नहीं डालने दिया था, तो आप खुद मुझे क्या ही हॉस्टल भेजोगी? उसकी बात पर अब स्नेहा अंगद की तरफ देखने लगी थी। कितनी लड़ाई हुई थी उन दोनों के बीच जब अंगद संगम को हॉस्टल भेजने वाला था। अंगद बड़ी ही अदा के साथ बोला, मुझे लगता है आपकी स्नेहा माँ को आपकी एंजल से जलन हो रही है। स्नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। संगम ने तुरंत पूछा, क्यों डैड? अंगद जल्दी से बोला, और नहीं तो क्या, पहले आप सिर्फ अपनी स्नेहा माँ को अपनी अटेंशन देते थे, लेकिन अब आपका स्नेहा माँ पर तो ध्यान ही नहीं है। सारा ध्यान तो आपका अपनी एंजल पर होता है, तो आपकी स्नेहा माँ को आपकी एंजल से जलन हो रही है।
संगम ने अब अपना माथा पीट लिया और बोला, अरे डोंट वरी स्नेहा माँ, एंजल बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ बनेगी। अब सिर्फ स्नेहा का नहीं बल्कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। संगम अपनी बात पूरी करते हुए बोला, जैसे आप दादी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती हो ना, वैसे ही मेरी एंजल भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। उसकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। स्नेहा अब तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से संगम के पास आ भी गई थी, लेकिन संगम अपनी जगह से उठकर अंगद की तरफ भाग गया और अंगद ने उसे तुरंत अपनी बाहों में कस लिया। स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आप इसे छोड़िए अंगद जी, आज तो मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगी। ये अभी से अपनी शादी के बारे में सोचने लगा है। 5 साल का हुआ नहीं है अभी, और बातें देखो इसकी। शारदा जी हंसकर बोली, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अंगद भी एटीट्यूड से बोला, अब बाप की औलाद है तो बाप पर ही तो जाएगा। अब माँ की औलाद तो है भी नहीं तो माँ पर जाएगा कैसे? सौतेली माँ पर बच्चे कब से जाने लगे? सुमित्रा जी ने प्लेट में चम्मच घुमाते हुए कहा। उन्होंने खुद को कंट्रोल रखने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन अब स्नेहा और संगम की वो खिली खिली मुस्कुराहट से वो पूरी तरह परेशान हो गई थी। आभा भी तुरंत बोली, ऐसा नहीं है मॉम, माँ सिर्फ माँ होती है और स्नेहा संगम की माँ है, उसकी अपनी माँ। और आपको किसने कहा कि संगम स्नेहा पर नहीं गया? आपको पता है, कल मैं संगम से बातें कर रही थी तो मुझे उसकी बातों में स्नेहा की झलक नजर आई। सच में स्नेहा, तुमने संगम को पूरी तरह से अपने रंग में रंग लिया है। आभा की बात सुनकर स्नेहा मुस्कुराने लगी थी। वहीं अंगद को गुस्सा तो आया, लेकिन अब आभा की बात से सुमित्रा जी का चेहरा गुस्से से जिस तरह लाल हो रहा था, उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अब उससे भी ये छोटी मोटी बहस नहीं करनी थी। सुमित्रा जी का चेहरा सबके सामने लाना था और उसके लिए उसे प्रूफ चाहिए थे। ऐसे प्रूफ जिन्हें सुमित्रा जी झुठला नहीं पाए। अगर वो चाहता तो अभी भी सुमित्रा जी को सच सबको बता सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब लोग उसकी बातों पर यकीन तो कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के दिल में शक भी आ सकता था। एक बच्चे के लिए अपनी माँ को छोड़कर किसी और पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो सुमित्रा जी और ध्रुव, आभा, पिया के बीच उस तरह के रिश्ते नहीं थे, लेकिन फिर भी अंगद नहीं चाहता था कि कल को किसी के दिल में कोई मलाल रहे। सुमित्रा जी ने अपनी प्लेट उठाई और साथ में पानी का गिलास भी, और सीधा अपने रूम में चली गई। आभा का चेहरा हल्का मायूस हो गया, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि शायद उसकी बातों से नाराज होकर सुमित्रा जी अंदर अपने रूम में चली गई हैं। तभी ध्रुव ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों की टेंशन तुम मत लो। वो हमेशा से ऐसी थी और हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी। वो कभी चेंज नहीं होंगी। आभा ने कुछ नहीं कहा, बस फीका सा मुस्कुराई। तभी स्नेहा बोली, भाभी आप टेस्ट के लिए कब जाने वाली हैं? आपकी प्रेगनेंसी 3 महीने पूरे हो गए ना? अब तो चौथे महीने के भी कुछ दिन ऊपर हो गए। तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ध्रुव बोला, बस कल ही जाएंगे स्नेहा, और मैं तो कहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं तुम्हारे भी टेस्ट करवा दूंगा। तुम्हारा भी तो 3rd मंथ कंप्लीट होने वाला है। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने तुरंत अंगद की तरफ देखा। अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इट्स ओके भाई, अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। कुछ दिनों बाद मैं खुद से स्नेहा को ले जाऊंगा। अभी उसका 3rd मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं बस 3rd मंथ कंप्लीट होने का ही वेट कर रहा था। ध्रुव बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। ये बोलकर अब उसने खाना खाना शुरू किया और बाकी सबका ध्यान भी अब अपने खाने पर था। कुछ देर बाद डिनर खत्म हुआ तो पिया संगम के साथ उसके रूम में चली गई। आजकल वो संगम के साथ सोती थी, क्योंकि पहले तो उसके रूम में निया होती थी तो उसका मन लग जाता था, लेकिन अब वो अकेली हो गई थी। वहीं शारदा जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, तुम एक काम करो, अंगद को थोड़ी देर बाहर गार्डन में ले जाओ, दोनों थोड़ी वॉक कर लो, उसके बाद ऊपर चले जाना। मैं तुम दोनों के लिए दूध भिजवा दूंगी। स्नेहा ने अपना सिर हिलाया और अंगद के साथ बाहर की तरफ आ गई। अब अंगद खुद से चल लेता था, उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, बस वो हल्का सा अपना पैर दबाता था, जो और 2-3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाने वाला था। वो दोनों गार्डन में आए और वॉक करने लगे। तकरीबन 10 मिनट की वॉक के बाद अंगद और स्नेहा अब नीचे गार्डन एरिया में बैठे थे। स्नेहा ने अपने पैरों को आगे की तरफ फैलाया हुआ था,
जिससे अंगद नीचे घास पर लेटा हुआ था और उसने अपना सिर स्नेहा की गोद में रखा हुआ था। स्नेहा उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोली, अंदर चले क्या अंगद जी, मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। अंगद उसकी तरफ घुमा और बोला, क्यों अजीब क्यों लग रहा है? बीबी हो तुम मेरी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो जो हम पार्क में बैठे हैं और कोई हमें पकड़ लेगा और हमारी वीडियो बनाने लगेगा। शादी किया मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का हक बनता है। और किसने रूल बनाया कि सारा रोमांस रूम में ही हो सकता है? थोड़ा रोमांस इधर उधर की जगहों पर भी होना चाहिए। आखिर प्यार करता हूँ मैं तुमसे, अब प्यार जताऊंगा तो रोमांस से ही ना। उसकी बात सुनकर स्नेहा को अचानक ही कुछ याद आया। अगले ही पल उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसने जल्दी से अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाला और बोली, मैं आपसे एक बात पूछूं अंगद जी, मतलब एक सवाल है जो बहुत दिनों से दिल में है, क्या आप उसका जवाब देंगे? अंगद के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। उसने तुरंत कहा, हाँ पूछो। स्नेहा उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, आपने एक दिन जिक्र किया था कि आप अपनी लाइफ में दो लोगों से बहुत प्यार करते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ वो दो लोग कौन हैं? मतलब आपने कहा था कि उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। स्नेहा बिल्कुल खामोश हो गई कि स्नेहा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अंगद से जो सवाल किया था उसे उस सवाल का जवाब चाहिए था और बहुत शिद्दत से चाहिए था। अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन मैं अभी तुम्हें ये जवाब नहीं देने वाला। इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर स्नेहा का चेहरा उतर गया। कितनी हिम्मत से तो उसने ये सवाल किया था और अंगद ने उसे जवाब भी नहीं दिया। अंगद उसके एक्सप्रेशंस देखकर हंसा और बोला, कुछ सवालों के जवाब तब अच्छे लगते हैं बीबी जब टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो, और अभी ये टाइम परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें जवाब मिलेगा जान, और बहुत अच्छे से मिलेगा। ये बोलते हुए अब उसकी आवाज़ थोड़ी और इंटेंस हो गई थी। स्नेहा के होठों पर भी मुस्कुराहट खिल रही थी। अंगद अब एक बार फिर से उसकी तरफ घूम चुका था, जिससे उसका चेहरा स्नेहा के पेट से लगा हुआ था और वो हल्का हल्का उसके होठों से उसके पेट को छूने लगा था। स्नेहा एक गहरी सिसकी भरते हुए बोली, अंदर चलिए ना अंगद जी, यहाँ पर सच में मुझे अजीब लग रहा है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं आपकी बीबी हूँ और आपको मुझे कहीं पर भी प्यार करने का हक है, लेकिन आप ये प्यार मुझे अंदर रूम में जाकर भी तो कर सकते हैं ना। प्लीज़ अंदर चलिए ना। ये बोलते हुए वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी। अंगद अब अपनी जगह से उठा। स्नेहा ने उसे उठने में मदद करनी चाहिए, लेकिन अंगद ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया था। स्नेहा के लिए अब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो स्नेहा ने चुपचाप अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और फिर वो दोनों अंदर की तरफ आ गए। वो दोनों अंदर आए तो स्नेहा की नज़र संगम के रूम की तरफ गई। अचानक ही वो बोली, मैं सोच रही हूँ कि आज संगम के साथ सो जाऊँ। अंगद भी तुरंत बोला, और जब तुम इस तरह की बातें करती हो ना तो मेरा मन करता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। अंगद की बात सुनकर स्नेहा हैरान रह गई थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अंगद अब हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जाओ जाकर संगम को एक बार चेक कर लो, उसके बाद तुरंत रूम में पहुंच जाना, वरना मुझे लेने आना पड़ेगा। बेशक से चोट लगी है, लेकिन तुम्हें गोद में मैं अभी भी उठा सकता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया और स्नेहा बस उसकी तरफ देखती रह गई। अब वो जल्दी से संगम के रूम में आई। पिया संगम के साथ सोई हुई थी। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और फिर उसके रूम से बाहर निकलकर सीधा अपने रूम की तरफ आ गई। अंगद ने अपने कपड़े लगभग से उतार दिए थे और बॉक्सर पहनकर आराम से बिस्तर पर बैठा था। स्नेहा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर क्लोजेट की तरफ बढ़ उसने क्लोजेट में से एक नाइटी ली और चेंज करके आ गई। अब स्नेहा ने बड़ी लाइट ऑफ कर दी और फिर डिम लाइट ऑन कर बिस्तर पर आ गई। अंगद हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो डिम लाइट में स्नेहा की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। कुछ पलों बाद वो दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसने स्नेहा को पूरी तरह से अपनी बाहों में भरा हुआ था और स्नेहा का चेहरा उसके सीने से लगा हुआ था। वो अपना हाथ अब उसकी पीठ पर लेकर गया और उसकी पीठ को सहलाने लगा तो तुरंत स्नेहा ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, सो जाइए ना अंगद जी, आप तकलीफ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद उसके ऊपर झुका और फिर उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला,
तकलीफ़ तो होती ही रहेगी, लेकिन तकलीफ़ में सुकून महसूस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना जान। ये बोलकर अब उसने अपने होठों को स्नेहा की गर्दन पर रख दिया था। स्नेहा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो नहीं चाहती थी कि अंगद ऐसी हालत में उसके करीब हो, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं पा रही थी। पर उसने जैसे तैसे थोड़ी हिम्मत करके कहा, पर अगर आपको दर्द हुआ तो? अंगद उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, बस तुम अपने लंबे नाखूनों को थोड़ा संभाल कर रखना, बाकी तो मैं मैनेज कर लूँगा। उसकी बात पर स्नेहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। शाम को जब वो दोनों रूम में थे, तब से ही उन दोनों के दिल में अधूरी सी ख्वाहिश थी। दोनों ही एक दूसरे को प्यार को महसूस करना चाहते थे, लेकिन अंगद की तबीयत पूरी तरह से सही नहीं थी, तो स्नेहा ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। पर अंगद कैसे ही खुद को रोक सकता था, लेकिन अंगद आगे बढ़ता कि स्नेहा जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, कहीं आपको लग न जाए? अंगद ने तुरंत पूछा। अगर थोड़ी सी लग भी जाएगी तो क्या ही हो जाएगा? स्नेहा झट से बोली, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा अंगद जी। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए उसका प्यार उसकी आंखों में ही नजर आ रहा था, और अब अंगद ने बड़े ही प्यार से उसकी आंखों को चूम लिया और स्नेहा अंगद के सीने में सिमट गई। अंगद ने भी मुस्कुराते हुए पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में भर लिया था, और कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह का वक्त तकरीबन 9 बजे। अंगद और स्नेहा दोनों नीचे आए। अब तक संगम स्कूल के लिए निकल चुका था। बस कुछ पल पहले ही सब लोग डाइनिंग टेबल से उठे थे, लेकिन अब उन दोनों को देखकर शारदा जी मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। स्नेहा जल्दी से बोली, वो संगम चला गया क्या सासू माँ? शारदा जी हंसते हुए बोली, हाँ, वो तो कब का अपनी एंजल के पास गया। ये बोलकर वो किचन में चली गई और स्नेहा अब अंगद की तरफ देख रही थी। उसने मुंह बनाया हुआ था। अंगद झट से बोला, अरे एंजल उसकी है और तुम मुझे देखकर मुंह बना रही हो। रिएक्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे वो एंजल मेरी है। मेरी सिर्फ एक ही एंजल है। स्नेहा अभी भी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे संगम के लिए डर लग रहा है अंगद जी। बच्चों के लिए ये सब कुछ ठीक नहीं। हम एक काम करते हैं, संगम को हॉस्टल में ही। अंगद उसकी बात पूरी होने से पहले ही चेयर पर बैठते हुए बोला, बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे संगम को हॉस्टल में लड़कियां मिलेंगी ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ दिन में वो अपनी एंजल प्रिया के साथ रहता है, वहाँ तो रात को भी वो अपनी एंजल प्रिया उसके साथ ही होगी। और तब अगर उन दोनों के बीच कुछ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा ने अंगद के होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और बोली, चुप हो जाइए अंगद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चा है वो अभी। तभी शारदा जी आई और उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगा दिया। कुछ ही देर में उन दोनों का ब्रेकफास्ट भी हो गया था, जिसके बाद अब अंगद ऑफिस के लिए निकल गया था। आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आज का पार्ट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।